नमस्कार, खबरों का पंचनामा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिस पे चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनोज कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 4 दिवसीय विदेश दौरे पर रवाना। ब्रिटिश पीएम कीर स्टारमर और किंग चार्ल्स से करेंगे मुलाकात। तो वहीं मालदीव की आजादी के जश्न में मुख्य अतिथि होंगे पीएम मोदी। देश को जल्द मिलेंगे नए उपराष्ट्रपति। जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के बाद चुनाव आयोग ने शुरू की प्रक्रिया। चुनाव अगस्त के आखिरी में संभव। फिर हंगामे की भेंट चढ़ा संसद का तीसरा दिन। बिहार एसआईआर पर जमकर बवाल। लोकसभा राज्यसभा में भयंकर नारेबाजी। काली पट्टी पहनकर राहुल गांधी, अखिलेश यादव ने किया विरोध प्रदर्शन। बिहार विधानसभा में बाप पर भारी बवाल। भाई वीरेंद्र के बयान पर मचा घमासान। स्पीकर ने डिप्टी सीएम को भी फटकारा, तो नीतीश ने तेजस्वी को जमकर डांटा। संसद भवन के बगल वाली मस्जिद में अखिलेश यादव ने की मीटिंग। बीजेपी ने बता दिया नमाजवादी, तो सपा कर रही बचाव। खबरों की शुरुआत में सबसे पहले बात पीएम मोदी के विदेश दौरे की। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूके और मालदीव के दौरे पर हैं। दोनों देशों का उनका ये दौरा 26 जुलाई तक होगा। 24 जुलाई तक पीएम मोदी यूके में रहेंगे, उसके बाद 25-26 जुलाई मालदीव में। पीएम मोदी का इन दो देशों का दौरा काफी अहम है। पीएम ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर के निमंत्रण पर ब्रिटेन की यात्रा पर है। प्रधानमंत्री मोदी स्टारमर के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे, जिसमें दोनों देशों के बीच में आर्थिक साझेदारी को और मजबूत करने पर चर्चा होगी, ताकि समृद्धि, विकास और रोजगार सृजन को बढ़ावा दिया जा सके। पीएम मोदी ब्रिटेन के किंग चार्ल्स तृतीय से भी मुलाकात करेंगे। साथ ही मालदीव का दौरा भी काफी अहम माना जा रहा है। मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइजू के निमंत्रण पर मालदीव जा रहे हैं। 26 जुलाई को पीएम मोदी मालदीव के 60वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल होंगे। दोनों देशों का दौरा कितना इंपॉर्टेंट है? देखिए, इंग्लैंड में प्रधानमंत्री मोदी जा रहे हैं एफटीए साइन करने के लिए, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। और ये इस बैकग्राउंड में हो रहा है क्योंकि आज फिर से यूरोपियन यूनियन की तरफ से धमकी दी गई है हिंदुस्तान को कि रूस से कोई हम ऑयल ना खरीदे। हालांकि प्रधानमंत्री मोदी की सरकार ने बाकायदा पलटवार किया है और ये कहा है कि आप नेचुरल गैसेस जो अलग अलग रास्तों से रूस से आप ले रहे हो, ये जो आपकी जो डबल स्पीक है, वो कंट्राडिक्शन, वो हम एक्सेप्ट नहीं करते। भारत की सरकार के सामने 140 करोड़ रुपए के एनर्जी नीड्स हैं, इसलिए हम आपकी पाबंदी को नहीं मानते, हम अलग रास्ता अपनाने को तैयार हैं। तो एक ईयू की तरफ से, यूरोपियन यूनियन की तरफ से इस तरह की बातें हो रही है और ब्रिटेन में जाकर प्रधानमंत्री मोदी वहां पे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन कर रहे हैं। और ये अपने आप में इतना बड़ा काम हो रहा है कि बताया जा रहा है कि $110 बिलियन 2030 तक हमारा व्यापार बढ़ने वाला है। और इसमें हिंदुस्तान की जो सामान, बहुत सारी चीज़ें हैं, उसमें जेम्स हैं, उसमें कपड़े हैं, उसमें इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स हैं, तमाम तरह की चीज़ें वो बिना किसी टैक्स के ब्रिटेन के बाजार में बिकेंगे। मतलब हिंदुस्तान का सामान वहाँ सस्ता बिकेगा तो बिजनेस और ज़्यादा आगे बढ़ेगा। साथ ही साथ बहुत सारे सेक्टर्स में हम इंग्लैंड के लिए भी अपने मार्केट को खोल रहे हैं। तो एक बहुत बड़ा काम करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी वो जा रहे हैं कि जहाँ एक तरफ अमेरिका, डोनाल्ड ट्रंप पूरी दुनिया को टैरिफ से डरा रहे हैं और यहाँ पे हम एफटीए साइन कर रहे हैं, तो एक बहुत बड़ी उपलब्धि हिंदुस्तान और ब्रिटेन के लिए। जी, और साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा ऐसे समय में भी हो रहा है जब संसद का सत्र चल रहा है। इसके साथ ही उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने अपने पद से इस्तीफा दिया है। विपक्ष की तरफ से लगातार मांग की जा रही है कि पीएम संसद में ऑपरेशन सिंदूर समेत तमाम मुद्दों पर जवाब दे। अब बात कर लेते हैं उपराष्ट्रपति चुनाव की। दरअसल जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के बाद उपराष्ट्रपति का पद खाली हो चुका है। भारत का अगला उपराष्ट्रपति
उपराष्ट्रपति कौन होगा। इस बात को लेकर सियासी गलियारों में चर्चा और अटकलें तेज हो गई है। इस बीच चुनाव आयोग ने उपराष्ट्रपति चुनाव की तैयारियां भी शुरू कर दी है। आयोग ने कहा है कि तैयारी पूरी होने के बाद भारत के उपराष्ट्रपति के चुनाव कार्यक्रम की घोषणा जल्द कर दी जाएगी। इसका मतलब यह है कि उपराष्ट्रपति चुनाव की प्रक्रिया अब शुरू हो गई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक चुनाव का शेड्यूल अगले 72 घंटे में जारी हो सकता है। संभावना है कि देश को नया उपराष्ट्रपति अगस्त महीने के आखिर तक मिल सकता है। सर, चुनाव आयोग ने तो तैयारी शुरू कर दी है, क्या उम्मीद जताई जाए कब तक होगा ये सब? देखिए, ये सत्र के दौरान ही ये सारी चीजें हो जाएगी। 21 तारीख तक सत्र है और मुझे लग रहा है कि उससे पहले ही नए राष्ट्रपति का चुनाव हो, उपराष्ट्रपति का चुनाव हो जाएगा। अब बड़ी बात क्या है, इसमें ज्यादा कुछ तैयारी करने की जरूरत नहीं होती है। जो रवैया विपक्ष का दिख रहा है, अभी सरकार को घेरने की बहुत अच्छी, जिसको कह सकते हैं कि एक सुविधा, एक अपॉर्चुनिटी विपक्ष के सामने है कि आप तमाम लोगों को, क्योंकि भारतीय जनता ये तो बार बार ये कहते हैं 240 की सरकार है, 240 की सरकार है, तो अब ये मौका आया है कि आप बाकायदा उनको घेर सकते हैं। लेकिन ये लोग अलग कहानी में लगे हुए हैं। वैसे इलेक्शन कमीशन ने कह दिया है कि ऑलरेडी कुछ चीज़ों पे काम चालू हो गया है, जैसे इलेक्टोरल रोल बनने का, जैसे जो कोई अधिकारी जो उस पूरे इलेक्शन को वॉच करेंगे, जो रिटर्निंग ऑफिसर होगा, जो असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर होगा, उसके नाम की चर्चा हो रही है। साथ ही साथ जो पीछे जो बैक में जो काम होता है, वो सारी चीज़ें तैयार होते ही मुझे लगता है कि 1-2 दिन के अंदर इलेक्शन कमीशन की तरफ से नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा और उसके बाद काम बच जाएगा सरकार और विपक्ष का कि वो अपने अपने उम्मीदवारों की घोषणा करें। और अगर राहुल गांधी प्रधानमंत्री मोदी को बीट करना चाहते हो, उनको हराना चाहते हो, उनके लिए एक अपॉर्चुनिटी है। लेकिन लग ऐसा रहा है कि खेल कुछ ऐसा हो रहा है कि ये लोग मैदान छोड़ के भागने वाले हैं। अब आज संसद के मानसून सत्र की, जिसका आज तीसरा दिन था, पर अफसोस आज भी संसद की कार्यवाही सियासी गर्मी और हंगामे की भेंट चढ़ती दिखी। आज फिर राहुल गांधी विरोध करते नजर आए। बिहार के एसआईआर अभियान को लेकर संसद परिसर में राहुल गांधी से लेकर अखिलेश यादव काले कपड़ों में नजर आए और इस अभियान के खिलाफ नारेबाजी करते दिखे। प्रदर्शन के दौरान गठबंधन के कार्यकर्ता नारे लगा रहे थे कि एसआईआर वापस लो, तो वहीं राहुल गांधी ने एक बार फिर वोट चोरी का आरोप लगाया। उन्होंने ये भी कहा कि इस मुद्दे पर इंडिया गठबंधन चुप नहीं बैठेगा और संसद से सड़क तक लड़ाई लड़ेगा। राहुल गांधी ने कहा कि ये सिर्फ बिहार की बात नहीं है, महाराष्ट्र में भी चोरी हुई है। लगातार विपक्ष की तरफ से प्रोटेस्ट किया जा रहा है, ये सदन चलने नहीं देंगे। देखिए, ये सदन चलने नहीं देंगे, मुझे तो हंसी आ रही है। आज फिर राहुल गांधी ने वही पुराना डबली, पुराना राग जो है अब कि वोटों की चोरी हो गई। और इस बार हमने महाराष्ट्र के एक कंस्टिट्यूंसी के तमाम चीज़ों को, डाटा को हमने उसको सॉफ्ट कॉपी उसका बनाया, बाकायदा उसकी तैयारी की, उसको स्टडी किया। ये जो वोटर लिस्ट दिया जाता है वो हार्ड कॉपी दिया जाता है, उसको एनालाइज नहीं किया जा सकता। तो मुझे ये काम करने में 6 महीने लग गए। बड़ा स्लो काम करते हैं आप, बहुत ही स्लो हैं आप। ये सारी चीज़ें तो उपलब्ध है। अब दूसरी चीज़, अब आप ये आरोप लगा रहे हो कि वहाँ वोट बढ़ गया, यहाँ वोट कटने को लेकर के परेशान, वहाँ वोट बढ़ने को लेकर के परेशान। दरअसल देखिए, ये नॉन सीरियस पॉलिटिशियंस हो गए। इनको पार्लियामेंट को नहीं चलने देना है और इनके दिमाग में किसने ये बात डाल दी है कि सरकार को घेरने का एकमात्र तरीका है कि पार्लियामेंट नहीं चलने दो। लोग इससे नाराज हो रहे हैं, नंबर 1। नंबर 2, आप रोज नई नई चीजें, कभी ड्रेस पे उस तरह का, कभी प्ले कार्ड लेकर, कभी लाइन लेकर के। मुझे लग रहा है कि लोगों को शौक चढ़ गया है रील्स बनाने का। ये इंस्टाग्राम, ट्विटर के ऊपर ये रील्स बनाने में ज़्यादा इंटरेस्टेड है, राजनीति में कम है। और इसलिए जो समय हिंदुस्तान की जनता की समस्याओं को उठाने का था, जो पार्लियामेंट में आप उन मुद्दों को उठा सकते थे, जो आम जनता की जिंदगी से जुड़ा हुआ है, आप बेकार की चीज़ों में
समय बर्बाद कर रहे हो। जी, तो लोकसभा राज्यसभा में जमकर बवाल मचा तो वहीं बिहार विधानसभा में भी जमकर हंगामा हुआ। एसआईआर मुद्दे पर तेजस्वी यादव के भाषण के दौरान सत्ता और विपक्ष के बीच में तीखी नोकझोंक हो गई। इस दौरान आरजेडी विधायक भाई वीरेंद्र के एक विवादित बयान ने माहौल को और गर्मा दिया। भाई वीरेंद्र ने सीट पर बैठे बैठे कहा कि सदन किसी के बाप का नहीं है, जिससे ही माहौल बिगड़ गया। बयान से माहौल गर्मा गया, स्पीकर सदन छोड़कर चले गए। चर्चा के दौरान ही आज नीतीश कुमार ने तेजस्वी पर भी जमकर हमला किया। सर, क्या हाई वोल्टेज ड्रामा आज विधानसभा में देखने को देखिए, मुझे समझ में नहीं, मैं तो देख रहा था पूरी प्रक्रिया को। तेजस्वी यादव वो भाषण दे रहे थे और भाषण में वो कह रहे 14 करोड़ बिहारियों का नाम काटा जा रहा है, फिर कभी बोल रहे हैं कि 4.5 करोड़ लोगों का नाम कट जाएगा। भाई, ये आंकड़े कहाँ से लेकर के आ रहे हो? और इसलिए डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने वो खड़े होकर के कहा कि भाई आप अफवाह फैलाना बंद करो। कहाँ 4.5 करोड़ लोगों का जो है वो जा रहा है? और उसके बाद आपने ये भी कह दिया कि भाई कोई बांग्लादेशी नहीं है बिहार के अंदर में, कोई रोहिंग्या मुसलमान नहीं है, कोई नेपाली नहीं है। भाई, ये काम इलेक्शन कमीशन का है ना। आप तो सुप्रीम कोर्ट गए थे, सुप्रीम कोर्ट में तो आपको कोई, अब आप विधानसभा के अंदर आप खड़े होकर के उन्माद फैलाओगे, अफवाह फैलाओगे, तो सत्ता पक्ष की तरफ से हंगामा हुआ। इधर से भी रोका गया, उधर से भी रोका गया, और ये भाई साहब ने इस तरह की बात कह दी। तो मामला इसलिए खराब हुआ क्योंकि बार बार स्पीकर ये कह रहे थे कि जो आपने जिस शब्दों का इस्तेमाल किया उसके लिए आप माफी मांग ले। उन्होंने नेता प्रतिपक्ष को भी, तेजस्वी यादव से भी कहा कि आप अपने नेता को कहें कि आप माफी मांगे, नहीं तो ये चलेगा नहीं। लेकिन वो जिद पे थे कि हम गाली भी देंगे, उद्दंडता भी करेंगे, वेल में भी जाएंगे, चेयर भी उठाएंगे, धक्का मुक्की भी करेंगे, लेकिन हमारे मुंह से जो अनपार्लियामेंट्री शब्द निकला उसके लिए हम माफी नहीं मांगेंगे। इसलिए आज वहां भी कार्रवाई नहीं हो सकी। जी, अब बात आज की आखिरी खबर की। उत्तर प्रदेश की राजनीति में मस्जिद मीटिंग की एंट्री हो गई है। एक तरफ जहां समाजवादी पार्टी इसे आस्था से जोड़ रही है, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को नमाजवादी बता रही है। दरअसल इन दिनों अखिलेश यादव अपने सभी सांसदों के साथ दिल्ली में डटे हुए हैं और मीटिंग संसद भवन के पास एक मस्जिद में जाकर कर डाली है। इस बैठक में सपा के कई प्रमुख नेता और कार्यकर्ता भी शामिल थे। मस्जिद में अखिलेश की इस मीटिंग का वीडियो भी जमकर वायरल हो रहा है। बीजेपी ने इस कदम को असंवैधानिक करार देते हुए सपा पर धार्मिक स्थल का राजनीतिक उपयोग करने का आरोप लगाया है, जबकि अखिलेश यादव ने बीजेपी पर समाज को बांटने की कोशिश करने का आरोप लगाया है। सर, सावन का महीना चल रहा है, मंदिर चले जाते मीटिंग करने, मस्जिद क्यों चले गए? देखिए, यही तो, जब आपके ऊपर ये आरोप लग रहा है कि आप समाजवादी नहीं नमाजवादी हैं, और आपने तो साबित कर दिया कि आप वहां बैठे हुए हैं, वहां पे सांसद बैठे हुए हैं, लीडर बैठे हुए हैं, आप गए तो गए, अपनी धर्मपत्नी को भी ले गए। अब वहां कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। कई मुस्लिम धार्मिक लीडर ये कह रहे हैं कि भाई आप मस्जिद में अपनी पत्नी को लेकर के गए, लेकिन बाल उनके खुले हुए थे, कपड़े उस तरह के नहीं है कि जो इस्लाम में उसको एक्सेप्ट किया जा सके। मस्जिद में आम महिलाएं तो नहीं घुस करके वो वहां पे उस तरह से जा सकती। तो कई तरह के सवालों में वो घिर गए। भारतीय जनता पार्टी को भी मौका मिल गया कि भाई आपके तो तस्वीर आ गई कि आप मस्जिद में बैठ के पॉलिटिकल मीटिंग कीजिएगा। मस्जिद वो राजनीति का अखाड़ा तो नहीं हो सकता। अब इस मामले में आप जब फंस गए तो आप कह रहे हो कि धर्म को बांटने का, भाई बांटने का काम आपने बिल्कुल सही कहा कि भाई ये काम कभी आप राम मंदिर नहीं जाते, आप जो है मंदिरों में इस तरह से नहीं जाते। आप अगर किसी संत महात्मा हिंदू संतों के सामने मिलते हो तो उनसे वाद विवाद करने लगते हो। आपके लोग ये कहते हैं रामचरितमानस को पन्ने को फाड़ दो। आप तरह तरह के हिंदू धर्म के ऊपर सवाल खड़े करते हो और मस्जिद के आगोश में जाकर के शरण ले लेते हो। तो ये तो आपको जवाब देना पड़ेगा कि भाई आपकी राजनीति क्या है। मुसलमानों के वोटों के लिए क्या आप सब कुछ की तिलांजलि दे देंगे? बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद। तो खबरों का पंचनामा में आज के लिए फिलहाल इतना ही। देश विदेश की बाकी खबरों और उनके सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।